खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कुछ दिनों पहले तक यह कयास था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 15 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में, विंटर सेशन में, मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को पूरी तरह से खत्म करने का बिल पेश करने जा रही है। यानी नया कानून बनाकर ट्रिपल तलाक पर अब बस आखिरी वार किया जाना बाकी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसे बैन कर चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि कम ही सही, पर इसके बावजूद भी रह रहकर एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक की खबरें आती रही। मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के इस कदम के खिलाफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बीजेपी गुजरात चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, ताकि पोलराइजेशन के जरिए वो चुनाव जीत सके। तो चुनावी फायदा उठाने की कोशिश, या फिर वाकई मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश? ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार का सबब है क्या? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कब समझेगा पर्सनल लॉ बोर्ड? मुस्लिम खवातीन पर कब तक लटकेगी 3 तलाक की तलवार? पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक पर खुद क्यों नहीं उठाया कोई कदम? क्यों हुकूमत को दखल देने का दिया मौका? और क्या हुकूमत वाकई कर रही है शरीयत में मदाखलत? बस एक कानून और 3 तलाक, हलाक हलाक हलाक। पता नहीं मुसलमानों की क्यों सरकार को इतनी फिक्र सता रही है। इस्लाम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मुस्लिम खवातीन के लिए फिक्रमंद मौजूदा हुकूमत ने एक नशिस्त में 3 तलाक पर पाबंदी आयद करने के लिए बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिसे बहुत जल्द हतमी रूप दिए जाने का इम्कान है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि शरीयत में ये एक खुली मदाखलत है। जहां तक ट्रिपल डिवोर्स का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेते हुए जो बात करें तो उनको ये पता रहना चाहिए, और सब एक्सपर्ट हैं वो लोग भी, उनको पता होना चाहिए कि इट वाज ए माइनॉरिटी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ये आधा अधूरा था। इसको जो है कहीं ना कहीं इस पर एक सजा मुकर्रर होनी चाहिए थी, और अगर बीजेपी इसको लाना चाह रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बीजेपी ने उस सेशन में कहीं ना कहीं धर्म के साथ छेड़छाड़ की, इस्लाम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 3 तलाक पर कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद करने, वहीं इसे कानून के दायरे में लाने से मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक की लटकती तलवार से निजात मिल जाएगी। ट्रिपल तलाक तो है ही पनिशमेबल ऑफेंस। वो तो पार्लियामेंट का अब अपनी जिम्मेदारी आ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वही 3 तलाक मामले में मरकजी हुकूमत के जरिए कानून बनाने पर मुस्लिम खवातीन समाजी कारकुनान ने मायूसी का भी इजहार किया। सरकार के ऊपर जब कोई मुसीबत पड़ती है तब उनको हिंदू मुसलमान याद आता है। कभी 3 तलाक याद आ जाती है, कभी गाय याद आ जाती है, कभी कुछ और याद आ जाती है। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहती। सरकार ये तो गलत है। मैंने तलाक की बिद्दत इस्लाम में भी गुनाह है, इस्लाम इसके बिल्कुल हक में नहीं है, और किसी न किसी तरह से मोड़ तोड़ के, जबकि हर इस्लाम में इसके खिलाफ कानून बन चुका है, हम इस पे ड्रैगिंग आवर फीट ऑन इट। तो मेरे ख्याल में हम खुद अपने माशरे को ठीक नहीं कर सकते। तो सरकार ने डिसाइडेड टू इंटरवीन। एक मर्तबा फिर तलाक को लेकर सियासत सरगर्म है। 3 तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे गैर आईनी करार दिया था। वहीं अदालत ने 22 अगस्त को 3 तलाक पर 6 माह के लिए रोक लगा दी थी, जबकि मरकजी हुकूमत से 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए कहा गया था। पर्सनल लॉ बोर्ड जिसे शरीयत में मदाखलत कह रहा है, तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक पर पहले ही खुद कोई अमली कदम क्यों नहीं उठाया? वहीं अगर मरकजी हुकूमत मुसलमानों के तई मुखलिस है, तो हुकूमत ने कानून बनाने के लिए मुसव्वदा तैयार करने से पहले पर्सनल लॉ बोर्ड से राय मशवरा क्यों नहीं किया? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार बस बाकी रह गया है। कानून बनाना है ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए, इसे बैन करने के लिए यह सरकार तय कर चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ फराह फैज हैं, जानी मानी वकील, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं की बड़ी आवाज, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा यासिर जिलानी साहब आरएसएस से जुड़े हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं।
साथ ही साथ मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। और मुफ्ती एजाज कासमी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से, वो अपनी राय इस बहस में देंगे। और राकेश त्रिपाठी साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। और राकेश त्रिपाठी, आज आपको बुलाने के पीछे एक खास मकसद है, क्योंकि जब पूरे देश में यह बहस चल रही थी कि भाई सरकार इसको लेकर कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, लगातार हर जगह खबरें चल रही थी कि सरकार इसको लेकर पसोपेश में है, सरकार तय नहीं कर पा रही है कि कानून बनेगा भी या नहीं बनेगा। कहीं खबरें चल रही थी कि सरकार जो है वो बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उस वक्त, उस माहौल में भी हमारी और आपकी डिबेट में आपने ये कह दिया था कि सरकार पूरी तरह से तय कर चुकी है कि कानून तो बनेगा इसको लेकर। और आज अब वो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, क्योंकि अब आरोप सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि गुजरात इलेक्शंस क्योंकि सर पर हैं और गुजरात में सोसाइटी को पोलराइज करके, हिंदू मुसलमान करके आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप इस मुद्दे को एक बार फिर तूल दे रहे हैं। यह आरोप है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। समीर जी, ये आरोप पूरी तरह से बेसलेस है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। कहीं जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, कहीं विधानसभा के चुनाव होते हैं। हर बात को चुनाव से जोड़ देना, हर बात को राजनीति से जोड़ देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के मसले पर अपना दृष्टिकोण बहुत पहले ही स्पष्ट किया था, लेकिन उसको जानबूझ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ से तब जोड़ करके देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक के मसले पर उत्तर प्रदेश में लाभ लेना चाहती है। अब इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। मैं कह रहा हूं कि अगर 3 तलाक के मसले पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ मिलता है तो बेजा क्या है, गलत क्या है इसमें? आप भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करिए, विपक्ष के लोग अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और लाभ ले लें। हम तो वही कहेंगे जो न्याय संगत होगा, वही कहेंगे जो ठीक होगा, जो समाज हित में होगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट से अपने आप पे स्वीकार कर लिया। 5 जजों के खंडपीठ में पांचों के पांचों जज इस बात पर सहमत थे कि तलाक की बिद्दत, 3 तलाक वाहियात है, गलत है, गैर जरूरी है, रद्द किए जाने योग्य है। 5 जजों में से 3 जजों ने इसको स्थायी तौर पर खारिज कर दिया, 2 जजों ने इस पर 6 महीने तक की रोक लगाई और 6 महीने में कोर्ट से केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि वो कानून बनाए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि केंद्र सरकार इस संदर्भ में गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले विंटर सेशन या उसके अगले सेशन में एक कानून की शक्ल में आने वाला प्रस्ताव भी आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को जो अब तक नारकीय जीवन में रहा, जिनको तलाक 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 3 शब्दों ने उनके जीवन को नरक बनाने का काम कर दिया, उनके लिए एक राहत भरा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का आया, एक राहत भरा कानून होगा जो। लेकिन राकेश, आप ये बात कहीं ना कहीं मानेंगे कि पहले इस मसले पर पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर एक पसोपेश के हालात थे, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता भी कैमरे के सामने आकर ये कह गए कि भाई कानून बनाने की क्या जरूरत है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा ही दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे ही दिया है, तो फिर अब कानून बनाने की क्या जरूरत है। तो पहले वो पसोपेश नजर आ रहा था, अब शायद वो दूर कर लिया गया मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल कोई पसोपेश नहीं था। 5 जजों की खंडपीठ में 3 जजों ने इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं की थी कि केंद्र कानून बनाए या ना बनाए। केवल 2 जजेस ने, जस्टिस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर, इन 2 जजों ने अपेक्षा की थी केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर इसमें कानून बनाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार इस पे, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट नहीं है, ये माइनॉरिटी जजमेंट है, माइनॉरिटी निर्देश है। ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार इसका पालन करे। लेकिन हमने पहले ही कहा था, पॉलिटिकल प्रोसेस में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद में होती है। हम संसद में अलग अलग दलों से विचार विमर्श करेंगे। हमने जीएसटी लाने से पहले विचार विमर्श किया। तमाम कानून बनते हैं तो उसमें अलग अलग विपक्ष से भी राय शुमारी की जाती है। ठीक है राकेश, चर्चा की जाती है, सर्वदलीय बैठकें होती हैं। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। मोहम्मद अली खान साहब, एक बार फिर आप मानेंगे सरकार का क्लियर स्टैंड नजर आ रहा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, उस वक्त आपकी पार्टी भी ये डिमांड कर रही थी कि भाई केंद्र सरकार पीछे हट रही है, मोदी सरकार की मंशा नहीं है कि कानून इसको लेकर बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ हवाबाजी की जाती है, जुमलेबाजी की जाती है, उसके बाद ये लोग पीछे हट जाते हैं। ये सीधा सीधा आरोप था। आज आप क्या कहेंगे? जी 2 बातें कहूंगा मैं।
सबसे पहली बात तो ये जो मेरे भाजपा के मित्र हैं उनके सवाल में ही जवाब है। उन्होंने खुद आपको बताया कि सारे जजेस में से जो माइनॉरिटी ओपिनियन था 2 जजेस का, उसके तहत ही उनकी राय ये थी कि कानून बनाना अनिवार्य है, जरूरी है। बाकी उन्होंने कहा कि एक बार इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, आप दोनों ही वकील हैं, राकेश त्रिपाठी भी और आप भी। और अब आप खुद देख सकते हैं जी जी जी। तो राकेश त्रिपाठी जी नाम तो सही ले लें, जिन जज ने वो खिलाफ जजमेंट दिया था अब्दुल नजीर हैं, वो अब्दुल लतीफ नहीं है। मैं बस इतना बोलूंगा कि आप ठीक है, मंशा पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि 3 साल 6 महीने देश का अनुभव यही रहा है। देखिए वो आप लोग जब भी चुनाव करीब आता है, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ की, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की मंशा पे इसलिए सवाल उठता है क्योंकि 3 साल 6 महीने में आप लोगों ने एक ऐसी मिसाल, अरे नहीं, गलती नहीं हुई, आपके कान बज रहे हैं, मैंने अब्दुल नजीर ही कहा है सर, आप रिवाइंड करा के दिखा लीजिए। ठीक है, अरे सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप बात सुनिए, क्यों इतने बौखला रहे हैं आप? नहीं, सुना तो आपने नहीं, आपने सुना होता तो ऐसा आरोप न लगाते आप। एक्सटेंड अदर्स द सेम कर्टेसी, सुनिए, मगर अरे सुन लीजिए जनाब, आपकी कैसे, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम आपको भी नहीं बोलने देंगे। अब सुनिए मेरी बात, ये बदतमीजी एक तरफ, अब सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों की मंशा पे आपने खुद सवाल उठवाया। 3 साल 6 महीने में आपको मुसलमान औरतें याद आती है चुनावों के करीब, आपके पास जो है कुछ होता तो है नहीं मुद्दा, विकास तो आपने छोड़ ही दिया, विकास तो ऐसा बच्चा है जिसे भूल गए हैं आप, और अब सिर्फ आपको आती है धार्मिक बातें याद। अब धार्मिक बातें हैरानगी की बात है, तभी एकदम से याद आती है जब चुनाव करीब होते हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी जो ये राजनीति है इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। जनता आपसे अब एक तरीके से आपको परख चुकी है, देख चुकी है आप कितने खोखले हैं। आपसे सरकार चलती नहीं है, आपकी टैलेंट डेफिसिट सरकार है, और आप लोग जो है जो फैसले लेते हैं ना वो किसानों के हित में होते हैं, ना आम आदमी के हित में होते हैं, बड़े उद्योगपतियों के हित में जरूर होते हैं। आज आपको ट्रिपल तलाक का कानून बनाइए, मेरी आपसे गुजारिश एक और है, आप आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का, मेरी गुजारिश आपसे यही है, जब राहुल गांधी की अलाउद्दीन खिलजी से तुलना की जाती है, मैं मानता हूं कानून की कोशिश है हिंदू मुसलमान करने की, पोलराइज करने की, लेकिन आज जब ट्रिपल तलाक को हम डिस्कस करने बैठे हैं तब क्यों? आज तो मुद्दे पर बात कीजिए ना। जी देखिए मैं बताता हूं, हाँ मुद्दे पे बात करते हैं। चलिए आपको कानून बनाना है ट्रिपल तलाक पे, आप बनाइए, आप उसके साथ साथ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाइए। मैं जानता हूं आज आप 18 राज्यों में हैं, आप हमेशा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आप उन महिलाओं की सुरक्षित, धर्म छोड़िए, हर महिला की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कानून लाइए जिसके बनिस्बत रेप और हीनस क्राइम्स कम हो। उसमें तो आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो राकेश जी माफ कीजिएगा, मगर आपकी मंशा पे हमेशा सवाल उठता है और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप खुद ही हैं और कोई नहीं है। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, देखिए ट्रिपल तलाक का इशू सेटल हो चुका है, एक बार एक चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, अरे सुनिए मैडम, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अच्छी बात है मैडम, आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस के ही नेता थे जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर सपोर्ट किया था इसे, आप भूल रही हैं, कांग्रेस के ही नेता थे, सलमान खुर्शीद साहब अहमद पूरे थे, कोर्ट की मदद की थी उन्होंने इस फैसले तक पहुंचने में। अरे सुन लीजिए मेरी बात, वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहे देखिए, मेरी आपसे कोई बहस नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात सही है कि आज इस ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन करना पड़ा। अरे मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, आप बेफालतू में एक नॉन बाइनरी मुद्दे को आप उसे ऐसे दे रही हैं कि नहीं तुम्हारी गलती। अरे हम सब साथ खड़े होकर हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोला है, आप तो फिर हिस्टोरिकल अगर इनको बोला है जो लोग तो शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर आपको बता दूं इतिहास क्या है, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं निभाया, उल्टा ब्रिटिश की मदद की, तो ये तो और शर्मिंदा हो जाएंगे अगर इनका इतिहास खुलने लग गया तो। ठीक है, एक एक करके आप प्लीज औरों को मुसलमान होने का ना होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए, ये सिर्फ खुदा के पास है, आपके पास कोई हक नहीं है। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब ये सोच कर आज बोलिए, मोहम्मद अली साहब ये सोच कर आज इस डिबेट में बोलिए कि इस डिबेट में से 6 में से 4 मेहमान जो हमारे हैं वो वकील हैं, राकेश त्रिपाठी साहब, फराह फैज जी, आप और रिजवान अहमद साहब। ये सोचकर बोलिए, बात पकड़ी जाएगी, आज बात पकड़ी जाएगी। और यासिर जिलानी भी वकालत कर चुके हैं, बिल्कुल तो ये सोचकर बोलिए। अब आप जब ये कह रहे हैं ना कि महिलाओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाते, जो महिलाओं के साथ नहीं, ये तो मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश हो गई ना। आज मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, आज आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छी बात है यासिर जिलानी साहब,
यासिर जिलानी साहब, फिर तो मतलब मैंने कांग्रेस सिंपल पार्टी बात का कही। जो रुख है वो मैंने दो मुस्लिम बातें कही। पर्सनल लॉ मैंने बोर्ड कहा के रुख देखिए, से बहुत स्ट्राइक अलग डाउन हो नजर नहीं चुका आ है, रहा। उसके बाद अगर देखिए, कानून ये लाना है पूरा लाओ, का मगर पूरा जो तुम्हारी मंशा मुस्लिम पे ऐसी पर्सनल सवाल बोर्ड होता है कि क्रिएट तुम्हें किया है, मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस एक ने मिनट, क्रिएट एक मिनट, किया है, एक मिनट। कांग्रेस के अब सुनिए, आप प्रवक्ता के सुनिए, साथ दूसरों को सुनिए। जी, सुन जी। लीजिए, सुन रहे थे आपको अगर इतनी तमीज नहीं है सुनने की तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता से पूछ के आया कीजिए कि चलिए, डिबेट ठीक कैसे है, करते नहीं, हैं। यासिर पर्सनल अटैक नहीं पर्सनल नहीं, देखिए हाँ। कांग्रेस की का क्रिएट देखिए, किया हुआ आप अपनी एक पार्टी तरह का से तजुर्बा डिवीजन आगे आप कह रखिए, लीजिए आप कि उसको- कांग्रेस का एक अंग है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। हाँ। और इन लोगों ने हमेशा से, आप इनका इतिहास उठा के देखिए, शाहबानो केस में इन्होंने क्या किया, सच्चर कमेटी में क्या हालत कर दी मुसलमानों की कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि मुसलमान खड़े होकर बात करने लायक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और आज जब मौजूदा हुकूमत एक बहुत शानदार काम हमारी बहनों के हक के लिए सामने लेके आ रही है, तब भी इन्हें प्रॉब्लम है। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या वो सवाल कर रहा है तो एक सोचने वाली बात है कि उनकी सोच वैसी है, वो कभी बदल नहीं सकते, उन्हें अपना रुख वहीं नीचे रखना है क्योंकि वो औरतों के बारे में इससे ज्यादा ऊपर उठ के सोच नहीं सकते। बट कांग्रेस पार्टी पे मुझे तरस आ रही है और अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा सोचती है तो हैरानगी की बात है कि आपने मुसलमानों को 70 साल में सिर्फ धोखा दिया। आपने मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए क्या किया? एक चीज आप बता दें, आप एक नए एमयू को भी नहीं बना पाए, एक अलीगढ़ जैसे इदारा आप नहीं खड़ा कर पाए 70 सालों में। और आप मुसलमानों को जब इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज मिलने जा रही है उसमें भी आप टांग अड़ा रहे हैं, कमाल करते हैं। ठीक है, मुफ्ती एजाज बड़े हुए बने हुए मोहम्मद अली खान साहब खड़े हैं और आप जो है ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब सुन लीजिए ना, दूसरों को भी सुनिए। अरे सुन लीजिए आप, ठीक है, यासिर क्या है मैं जानता हूं, इसलिए आप शांति से बैठिए। यासिर एक मिनट, मुफ्ती एजाज साहब सुन लीजिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम और आप एक डिबेट में थे, आपने कहा कि भाई ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मान ली गई है। मुझे आज भी याद है, हालांकि तब क्या था क्या नहीं था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले क्या कहा था क्या नहीं कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा आज, लेकिन आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दरअसल ये तस्दीक कर रहा है कि हमारी सारी बातें मान ली गई। आज जब कानून बनाने की बात हो रही है कि भाई कोई भी शख्स अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक 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 कहकर नहीं दे पाएगा, एक सिटिंग में नहीं दे पाएगा, तो उस पर ऐतराज क्यों? आपको तो खैर मकदम करना चाहिए। समीर भाई, मुझे यकीन है कि कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहूंगा 30 सेकंड के अंदर में। देखिए, जब 22 अगस्त को यह फैसला आया था तो आपको यह भी याद होगा कि बीजेपी का बाज़ाब्ता ऑफिशियल ऐलान हुआ था कि हम इस सिलसिले में कोई कानून बनाने नहीं जा रहे हैं। आप जो है उस जमाने का कभी भी रिसर्च टीम को कहिए और वो ऐलान जो है आपको दिखा दिया जाएगा। बीजेपी का ये ऑफिशियल ऐलान है। लेकिन उसके बाद 3 महीने के बाद ये क्या हो गया अचानक कि फिर वो कानून साजी पर आ गया और कानून बनाने की बात कर लिए, ये मुझे नहीं मालूम। बहरकैफ मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर इनको मुस्लिम महिलाओं की फिक्र है, वाकई बहुत ज्यादा फिक्र है, तो आज ही की तारीख में बाराबंकी में एक स्कूल के अंदर एक मुस्लिम बच्ची का स्कार्फ उतार दिया गया। योगी की कहीं पर रैली होती है, वहां पर कोई बुर्कापोश खातून होती है तो उसका बुर्का उतार दिया जाता है। आज ही की तारीख में बाज़ाब्ता बीजेपी इसको इलेक्शन कमीशन को लिखती है कि जो पर्दा नशी खवातीन है उसका जो है खास तौर से चेक करने का एहतमाम किया जाए, तो वो फर्जी वोटें डालती है। यानी उसका अपमान करने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ये बीजेपी कंटिन्यू कर रही है। दूसरी बात, उस जमाने में जब तलाक की विक्टिम्स टीवी चैनलों पर आती थी या बहुत रोती बिलकती दिखाई जाती थी, चाहे वो सायरा बानो हो या जो भी हो, और जो भी 10-12 आई सामने आई, क्या 22 अगस्त को जो फैसला आया, उस फैसले आने के बाद उन विक्टिम्स को इंसाफ मिल गया? क्या बीजेपी ने उनके आंसू पोंछ दिए? क्या उनके अकाउंट में कुछ पैसे पहुंच गए? क्या उन विक्टिम्स को रोजगार से जोड़ दिया गया? बोलना पड़ेगा आपकी जो अल्फाज और लैंग्वेज है, खरीद फरोख्त की बात है, वो अपने मयार के हिसाब से ही बात करेगा। उनकी बात पूरी सुनने दीजिए। मुफ्ती एजाज साहब कंप्लीट करें। क्या आप आरोप लगा रहे हैं तमाम महिलाओं पर जो सामने आकर अपना दुख दर्द बयां कर रही थी? आपने सारी महिलाओं पर आरोप लगा दिया है एक साथ एक सेंटेंस में। नहीं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। जवाब क्या दे रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जो दुख दर्द बयान किया जिन महिलाओं ने जो सामने आई, आखिर उनके दुख दर्द को किस तरीके से नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके दुख पर, उनके जख्म पर किस तरह की मरहम पट्टी की गई,
क्या किया गया उनके लिए, क्या कोई भी इकदाम किया गया? हम तो आज तक मरहम पट्टी की तो तैयारी हो रही है ना, शायद महिला कानून अगर बन जाएगा मुफ्ती एजाज तो मरहम पट्टी लगेगी ना, शायद इनके लिए उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल था मेरा। आपको बता के नहीं करा गया, उनके लिए किया गया है। तो आप पहले पता तो करो, झूठ बोलना आप विरोध कर रहे हैं। आपको जब ये 22 तारीख के बाद जब ये लोग इतने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना चिंतित हो रहे थे, नहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद थे, तो क्यों किसी एक की भी तो मिसाल दिखा देना कि उनके आंसू पोछे गए, उनके जख्म पर मरहम पट्टी रखा गया, या किसी के साथ आपको नहीं लगता मतलब आप जो वीरान हो गए के इतने बड़े तारीखी फैसले को कुछ किया गया, आप एकदम से खारिज कर रहे हैं कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा? और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम खारिज कर रहे हैं। क्या खारिज कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल आप देख लीजिए कि क्या हुआ। पहले दिन से हम लोगों का क्लियर स्टैंड था कि ट्रिपल तलाक का मसला एक समाजी मसला है, इसको किसी भी तौर पर कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, न कानून साजी के जरिए से इसका हल निकाला जा सकता है। समाज में बेदार करके, समाज को एजुकेट करके ही इसका हल निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद क्या हुआ, जब फैसला आया पूरा देश जश्न मनाने लगे। समाजी हल निकाल लेता तो अदालत की चौखट तक ये मामले नहीं पहुंचते। फराजी को सुनिएगा, आप जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे तो आपको पूरा मौका मिला। अब फराजी को सुन लीजिए, फिर मैं रिजवान साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, जब ये मामले कोर्ट तक नहीं जाने चाहिए और समाज में देखिए समीर भाई, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं प्लीज, आपके चैनल में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बार बार फरहा करके कह रहे हैं ये लक्ष्मी वर्मा है। नहीं प्लीज समीर भाई जरा इसको क्लियर कर लीजिए, ये लक्ष्मी वर्मा है, ये फरहा फैज नहीं है। और लक्ष्मी वर्मा के नाम से पुकारिए, देश को गुमराह मत कीजिए। बदतमीजी कर रहा है, ये मौलाना बदतमीजी कर रहा है। फिर मैं क्लियर कर दूं, आप देश को गुमराह मत कीजिए, ये लक्ष्मी वर्मा है, ये फरहा फैज नहीं है। ये तुम्हारा स्टेटस है, यही स्टेटस है इनका। ये क्या फर्क पड़ता है? अरे आरएसएस के तलवे चाटो जाकर के यासिर यहाँ पे बकवास बंद करो। मैं जो कह रहा हूँ पूरे सुन्नत के साथ कह रहा हूँ। जाकर के पीएमओ में सुबह शाम अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुफ्ती साहब हिंदू मुसलमान से थोड़ा ऊपर उठिए। मुफ्ती साहब हिंदू मुसलमान से थोड़ा ऊपर उठिए, खुदा के वास्ते मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ पूरे सबूत वो बतौर वकील यहाँ पर बैठी है, आपके पास वो बतौर वकील बैठी है यहाँ पर, ताकि मुसलमान और हिंदू के तौर पर उनको बैठाना। खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। आप क्या खुदा का वास्ता देंगे? समीर भाई आप एक एजेंडा लेकर के डिबेट मत क्या कीजिए। इस तरीके से जो कोई कादियानी को इस्लामी स्कॉलर बना दीजिए, कोई हिंदू को मुस्लिम स्कॉलर बना दीजिए, आप दुनिया को गुमराह कीजिए। बिकने वाला मौलाना अगर किसी और के बारे में ऐसे सोचता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा गिरा हुआ मौलाना जो हर पल बिकता है और हर पल खरीदा जाता है, बिल्कुल गलत है समीर अब्बास। मैं कह रहा हूँ कि आप एक एजेंडा के तहत इसका मतलब डिबेट कर रहे हैं। आप एक मुफ्ती साहब गलत बात है, मुफ्ती साहब गलत बात है, पर्सनल अटैक नहीं कीजिए समीर अब्बास। अगर ये मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आपको बुलाया, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करे, मेरे खिलाफ वो मुकदमा दायर करे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उससे पूछिए वो लक्ष्मी वर्मा है या नहीं। मेरी आइडेंटिटी जानिए। अरे फरहा फैज को सिर्फ इतना बता दो कि तुम लक्ष्मी वर्मा हो या नहीं। मेरी आइडेंटिटी जानिए। तुम सिर्फ इतना बता दो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अफसोसनाक है, आपको सफाई देने की, बहुत अफसोसनाक है। आप बहने और आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। इनसे गिरे हुए मसला मौलवी हो सकता है। ये समीर भाई आप नेशनल चैनल पे आप इस तरह हम कैसे कर सकते हैं? एक मिनट सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं फराजी आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है फराजी। सुबह शाम बिकने के लिए नहीं मुफ्ती साहब ये गलत तरीका है। और पर्सनल अटैक जो है वो पूरी डिबेट को बर्बाद करता है। मैं ये मानता हूँ। आप सब लोग हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, प्लीज दूसरों की इज्जत करना सीखें, दूसरों की इज्जत करना सीखें, दूसरों के व्यूज की इज्जत करना सीखें। जी जी समीर भाई इसमें इज्जत और बेइज्जती की क्या बात हो गई? अगर उससे हम ओरिजिनल नाम बता दिए ठीक है। नहीं फराजी छोड़ दीजिए। अब मैं रिजवान अहमद साहब ये बताइए अगर कानून बन जाएगा तो उससे फायदा तो नजर आता है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्यों है? और कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि अभी तो भाई समझ में आता है कि जब ट्रिपल तलाक की एक पीड़ित महिला थाने पहुंचती है तो उससे कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दो, क्योंकि कानून तो है नहीं ट्रिपल तलाक को लेकर। अब अगर कानून बनाने की कोशिश हो रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी जी।
देखिए समीर भाई, 3-4 दिन से इस कानून को बनाने की चर्चाएं चल रही हैं डिबेटों पे, और मैंने बहुत से मौलाना इकराम देखे जो एक तरह से गवर्नमेंट पे टॉन्ट भी कस रहे हैं कि तुमने मुसलमान औरतों के लिए क्या किया, तुमने किसके आंसू पोंछे, तुमने कानून क्यों नहीं बनाया, वगैरह वगैरह। उनके लिए ऐसी रात को बैठे बैठे मैंने 4 लाइनें लिखी, शायद आपको पसंद आए, कि अजीब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे अड़े हैं। अरे अजीब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे अड़े हैं। आज ही का तो एग्जाम्पल आ रहे रिजवान पापी, आज ही का ये एग्जाम्पल है कि बीजेपी ने क्या कहा है इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम महिलाओं के लिए। आज ही क्या कहा है, आज ही पर्दानशी खवातीन को किस तरह से बीजेपी ने बेइज्जत किया है फराजी, और उससे जो है आप इज्जत की उम्मीद रखते हो। मुफ्ती साहब अपने कादियानियत की फिक्र करेंगे आप पर्सनल अटैक, आपके ट्विटर मुफ्ती साहब सब पर अटैक करेंगे, सारे सबूत मैंने अभी भेज दिए, सब पर अटैक करेंगे। आप ही सही है, बस बाकी सारे गलत है। ट्विटर पर आपके ट्विटर मुफ्ती साहब दूसरों के व्यूज की इज्जत करना सीखिए। जाकर के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में दूसरों के व्यूज की इज्जत करना सीखिए प्लीज। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदू महिला को आप कोई तानाशाह नहीं है, आप तानाशाह नहीं है। आपने जो कह दिया वही सारे लोग मान लेंगे। गलत बात है ये, गलत बात है ये, गलत बात है। एक मिनट फराजी, मेरा हिडन एजेंडा है, मैं नागपुर के एजेंडे पर काम करता हूँ, तो ठीक है कीजिए। फिर मुस्लिम सारे लोगों को बुला लीजिए। क्या नहीं बेचा है? सुनिए एक मिनट मुफ्ती एजाज बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती एजाज एक मिनट, मुफ्ती एजाज साहब आज आप मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी का एजेंडा चला रहा हूं। कई बीजेपी के लीडर इसी शो में मेरे ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंडा चला रहा हूं, और मेरे लिए बड़े ये फख्र की बात है कि दोनों ही तरफ के लोग मुझे कहें कि एजेंडा मैं चला रहा हूं। मेरे लिए फख्र की बात है, बड़ी गलत बात है, मेरे लिए फख्र की बात है, और मैं आपके आरोप को खारिज करता हूं, लेकिन आपके व्यूज की इज्जत करता हूं फिर भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सबको दूसरों के व्यूज की इज्जत करना सीखना चाहिए, जो आपको नहीं आता। मुफ्ती एजाज साहब ठीक है, मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। मौलानाओं की इमेज खराब। चलिए एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त ज्यादा हो गया, वक्त ज्यादा हो गया। रिजवान साहब माफी चाहता हूं, मैं ब्रेक के बाद सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, मैं माफी चाह रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जी। तो ट्रिपल तलाक पर आखिरी बार की कोशिश में है सरकार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी लोगों से, सभी मेहमानों से एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि पर्सनल अटैक ना किया जाए, डिबेट में मुद्दे पर बात की जाए। एक दूसरे पर अटैक करने से सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। मुफ्ती एजाज साहब अब आप देखिए फोन पर लगे हुए हैं, आपको मेरी बात भी नहीं पहुंची होगी आप तक, इसलिए फोन छोड़ दें और अब बात सुने ध्यान से। रिजवान अहमद साहब की बात बीच में रह गई थी, इसलिए मैं इस डिबेट के इस हिस्से को उन्हीं से शुरू करना चाहूंगा। रिजवान साहब आप कोई शेर पढ़ रहे थे और उसमें अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, आप शुरू करें। समीर भाई मैं सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा प्लीज। समीर भाई मैं एक नेशनल चैनल पर जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, इसलिए देश को गुमराह ना कीजिए प्लीज। ये फरहा फैज नहीं है, ये लक्ष्मी वर्मा है, और इस तरीके से कंफ्यूजन फैलता है देश में, इसलिए जिसका जो नाम है मैं नहीं चाहता मुफ्ती एजाज साहब हर चीज में मत बोलिए ना। मुफ्ती एजाज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बात आपको बता दूं, एक मिनट। अगर ये फरहा फैज की जगह लक्ष्मी है तो भी मेरे दिल में इनके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी इनके फरहा फैज होने पर है। मेरे लिए मायने नहीं रखता वो हिंदू है या मुसलमान है। आपसे ज्यादा मैं एहतराम करूंगा। अब आप खत्म कर दीजिए इस बात, अब आप खत्म कर दीजिए इस बात, ठीक है। और पर्सनल अटैक करने का किसी महिला पर आपको कोई हक नहीं है, देश को कोई हक नहीं है आपको मुफ्ती साहब। मैं भी आपसे ज्यादा उनका एहतराम करूंगा, ठीक है। क्यों परेशान आपने बताना कोई हक नहीं है, मेरे लिए तुम इतना क्यों परेशान हो? ये भी तय करा दीजिए, ये तालिबानी है कि आप कीजिए, ये भी जानकारी मुझे सिर्फ रिजवान अहमद साहब चाहिए स्क्रीन पर। रिजवान अहमद साहब की बात व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। अब
रिजवान अहमद साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर ही मैं किसी की बात सुनूंगा अब जी। समीर भाई, जो मैं पिछले 4-5 दिन में मुसलमान औरतों के लिए मौलाना इकराम के मुंह से बातें सुन रहा हूं कि बीजेपी ने उनके आंसू क्यों नहीं पूछे, मोदी ने क्यों नहीं पूछे, आप कानून जल्दी क्यों नहीं ला रहे हैं, उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी। अजीब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे अड़े हैं। अजीब दावा है पापियों का, अजीब जिद पे अड़े हैं। कर रहे हैं जो आज खवातीन की पैरवी, कर रहे हैं आज जो खवातीन की पैरवी, ये वो लोग हैं जो 70 साल औरतों को डसे हैं। साहब, इन लोगों ने हमारी औरत की ऐसी हालत कर दी है, वो अपने घर से निकलकर चाहे आरएसएस का दरवाजा खटखटाए, चाहे भाजपा का खटखटाए, चाहे कानून का खटखटाए, किसी को ये लक्ष्मी वर्मा बोलते हैं, किसी को आरएसएस का एजेंट बोलते हैं। समीर भाई, मैंने एक डिबेट में एक ऐलान किया है कि मुसलमानों में इनकलाब औरतें लाएंगी, हम और आप नहीं लाएंगे। और एक दिन डिबेटों में औरतें मौलानाओं का गिरबान पकड़ेंगी और इनकी इज्जत की टोपी उछालेंगी। ऐसे भागेंगे, देखिएगा, आने वाला है समीर भाई, खड़े हुए 5 साल के अंदर। मैं चाहूंगा थोड़ी देर तक ये विंडो ऐसे ही रहने दीजिएगा, बिल्कुल हटाइएगा नहीं। लोगों को देखना चाहिए कि कैसे वो कुछ सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और भाग रहे हैं डिबेट से। ऐसे रखिए। मुफ्ती एजाज साहब की विंडो इसी तरह से खाली रखिए। भाई, दूसरी बात, मेरी बात खत्म नहीं हुई समीर रिजवान साहब। समीर भाई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हमारे कानून में, आपने कहा यहां सब वकील हैं, लेकिन ये लोग सब बड़े लोग हैं, ये लोग सब पॉलिटिक्स करते हैं। मैं छोटा आदमी हूं, मैं रोज कोर्ट जाता हूं बैंड लगा के वकालत करने के लिए। हमारे कानून में बैंड जैसी समीर भाई कोई चीज नहीं है। सेक्शन 40 में ऑफेंस डिस्क्राइब्ड है और सेक्शन 43 में इलीगैलिटी डिस्क्राइब्ड है। जब भी कोई चीज बैन की जाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए लॉ बनाया जाता है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग बैन करी गई, उसको सपोर्ट करने के लिए कोप्टा एक्ट बनाया गया। मैंने पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिलानी भाई मेरे छोटे भाई हैं, उनको वो बात याद आएगी, मैंने जिलानी भाई से कहा था कि लड़ाई अधूरी है, जब तक इसके लिए कानून नहीं बनेगा तब तक हम लोग, हमारी औरतों को रिलीफ नहीं मिलेगी। उस दिन जिलानी भाई शायद मुझ पे हंस दिए थे, लेकिन आज उनको मेरी बात का यकीन होना चाहिए कि जब तक कानून नहीं बनेगा जिलानी भाई, हमारी औरतों को बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं जनाब, और आप बड़े भाई हैं और आपके साथ हम लोग खड़े हैं। आप यकीन करें, आपके साथ खड़े हैं और आपकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। ठीक है रिजवान साहब। फराह जी, ये बताइए कि इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? मुफ्ती एजाज साहब का जो रुख रहा, मुझे तो हैरानी हो रही, मैं चौंक रहा हूं इस बात को सुनकर, उनके अल्फाजों से, उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे थे, वो सभी को दोषी मान रहे हैं, सभी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कि जो इस तरह का रुख सामने आ रहा है? वो इसलिए है कि अगर ट्रिपल तलाक को लेकर कोई कानून बनता है या ये लड़ाई लड़ी गई है, इसका सीधा असर अगर होता है तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं पर होता है। क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो शरीयत के नाम पर अपने आप को शरीयत का रहनुमा बताते हुए अपनी पैरेलल जुडिशियरी चला रहे हैं। और उस जुडिशियरी में ये एक मजमू कानून इस्लामी इन्होंने अपना ड्राफ्ट किया हुआ है, जिसका राइट सिर्फ पार्लियामेंट को है, लेकिन इन्होंने ये फैमिली लॉ ड्राफ्ट किया हुआ है। इसमें सारे इन्होंने लॉज दिए हुए हैं और इतने खतरनाक लॉज हैं कि एक आदमी अगर दीवार पर तलाक की इबारत लिख देगा, उसकी वाइफ उसको पढ़ लेगी तो भी उसका तलाक इफेक्टिव हो जाता है। एक आदमी अपनी वाइफ को एड्रेस करने के लिए ए तलाक याफ्ता का वर्ड इस्तेमाल कर लेता है, तब भी उसको तलाक हो जाती है। तो इन सब चीजों का खात्मा हो जाएगा, ये सारी चीजें नेस्त नाबूद हो जाएंगी। जो इनके दारुल कज़ा चल रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे शाइस्ता अंबर का ऑल इंडिया वीमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे जकिया सोनम का ये औरतों की शरिया अदालत है, तो इस तरह की जो संस्थाएं वजूद में हैं, ये सारी की सारी कगार पर आ जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। इस वजह से ये लोग परेशान हैं, बिलबिलाते हैं, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इनके पास सिर्फ यही, इनकी दुकान में सिर्फ एक यही सामान है और यही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग परेशान हैं। अभी 70 साल से ये जगह जगह जो कन्वेंशन करते हैं और इतना मजमा दिखाते हैं कि हमारे इतने मेंबर्स हैं, वो इनके मेंबर्स नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो दारुल उलूम जैसी संस्था का एक प्रोडक्ट है। तो ये लोग जो दारुल उलूम या और दिगर मदरसे हैं, उनकी भीड़ को इकट्ठा करके हर वक्त
गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि इन सारी संस्थाओं में मुस्लिम महिलाओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, इसीलिए शाइस्ता अंबर ने, जब उनकी नहीं चली या उनकी नहीं मानी गई, इसीलिए शाइस्ता अंबर ने ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनाया और खुली अदालत चलाती हैं। वो अंबर मस्जिद में बैठ करके हर जुमा को खुली अदालत चलाती हैं। जकिया सोना में वो औरतों की शरिया अदालत चलाती है, बाकायदा उन्होंने एफिडेविट मोहम्मद अली खान साहब, फराह फैज की बात सुनकर आपको लग रहा होगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये लगने लगा होगा कि कानून की कितनी ज्यादा जरूरत है। जी देखिए, मैं फराह फैज जी से कोई फर्क नहीं रखता, मुझे उनकी बातों में वजन लगता है। शुरुआत में भी मैं उनसे काफी डिबेट्स कर चुका हूं इसी विषय पे और हमेशा हमने उनकी बात का समर्थन ही किया है। जी। एक गलती जो पैनलिस्ट करते हैं वो ये है कि कांग्रेस जो आज किया है उसे, जो गुजर गई है कांग्रेस, उससे कंफ्यूज करना। उसने जो फैसले लिए थे वो उस समय के संदर्भ में थे, सही है गलत है, कुछ सही थे कुछ गलत थे, मगर कांग्रेस इस बात के बारे में अवेयर है। जो आज मैं देख रहा हूं भाजपा के प्रवक्ता आए हैं, बड़े सोबर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और ये आरएसएस के जो नन्हे प्रवक्ता हैं इन्हें मैं इनका इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। आप गुलवलकर की किताब पढ़ लीजिए। विडंबना है कि आप लोग आज औरतों के अच्छी बात है, करिए, आप पढ़ लीजिए जाके, जिनके आप प्रचारक बन रहे हैं आप उनके बारे में तो पढ़ लीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप गुलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, आप परेशान क्यों जाते हैं, आप बौखला क्यों जाते हैं जब आपका पर्दाफाश हो जाता है, अगर आप बौखला क्यों जाते हैं? अरे मैं तो आपको, वो तो मेरी पार्टी की परेशानी है, आपकी पार्टी की परेशानी है। आपसे भी गुजारिश, पर्सनल ना हो, आपकी पार्टी आप जो मुद्दे पर बात कर रहे थे वही कीजिए। तमीज भी नहीं है कि डिबेट में बात कैसे करते नहीं हो रहा था। मोहम्मद अली खान साहब कंप्लीट करें अपनी बात, छोड़ दीजिए। कह रहा हूं आपसे, आप ही को तमीज है, आरएसएस वालों को, आज आरएसएस वाले से कहेंगे देश को तमीज, मगर आरएसएस नहीं तमीज सिखाया, इत्तेहाद, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारा आरएसएस की देन है। आपकी तरह नहीं मान लीजिए आप, और काटने और या तो आप मान लीजिए मेरी बात, यासिर कंप्लीट करने, एक मिनट फराजी इतिहास पढ़ लीजिए। मुझे लगता है आपने गलत संस्था में जाके मेंबरशिप, मोहम्मद अली खान साहब आप किसी कम्युनिस्ट इतिहासकार का इतिहास पढ़ के बैठ गए हैं, धूल खाती हुई लाइब्रेरी जेएनयू की, जहां पे आपके ही लोग कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप गद्दारों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपके राहुल गांधी योगदान था आपका, सुनाई नहीं दे रहा, योगदान तो था नहीं आपका। आज औरतों की बात हो रही है, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, अब वो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आज जो हमारे मेहमान है ना वो मुफ्ती एजाज साहब से इंस्पायर्ड हो गए, मुफ्ती एजाज साहब से इंस्पायर्ड हो गए आप दोनों, यासिर और मोहम्मद अली खान साहब, ऐसा लग रहा है। मोहम्मद अली साहब सुनिए, देखिए मोहम्मद अली साहब, कांग्रेस का भी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। 1986 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, जब शाहबानों के बाद में यही एक मकाम आया था, इसी तरह से वो भी टाइम था जब लॉ फ्रेम करने की बात हुई, और कांग्रेस ने कितना बेहुदा बिल ड्राफ्ट किया है, कितना बेहुदा वो एक्ट है, वो आप भी जानते हैं, वो हम सब लोग जानते हैं। वही वो कह रहे हैं कि तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में फर्क है ना फराजी, यही वो कह रहे हैं। वो अपनी बिल्कुल कांग्रेस क्या इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है या अभी की इटली की कांग्रेस है? हम औरतें जो है बीजेपी से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सुनिए मेरी बात, क्योंकि मैं 2 बार अमित शाह से मिली हूँ, एक बार रविशंकर प्रसाद से मेरी मुलाकात हुई। हमने हमेशा यही कहा कि इस पर कानून बनाया जाना चाहिए, और जैसे ही जजमेंट आया था मैंने तभी ये कहा था जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक 3 तलाक देने वाले आदमी की पकड़ नहीं होगी, जब तक उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। मेरी तब से ही यही मांग हो रही है। सिर्फ 6 महीने का इंतजार हम लोग कर रहे थे कि अगर इस बीच बीजेपी ने ये कदम नहीं उठाया खुद से तो हम इसके खिलाफ रैली करेंगे, हर जगह जो है अवेयरनेस लेकर के आएंगे। ये जो बीजेपी के रूप में बदलाव आया, ये दबाव का नतीजा तो नहीं है? जिस बात का फराजी जिक्र कर रही है यहाँ पर, 19 अप्रैल की बैठक कि कोर्ट के आदेश के बाद भी तमाम तरह की नाइंसाफियां जारी थी, और अब कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना है उससे आप लोग बाध्य हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि कानून बनाने की बात करने लगे आप, वरना पहले आपका स्टैंड अलग था। बात पूरी करना चाहती हूँ जी, फराजी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं राकेश जी यही सवाल आपको जवाब देना है। बीजेपी से हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हम बार बार यूपी में योगी जी से मिले और उनसे हमने कहा कि 3 तलाक पीड़िताओं की बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 19 अप्रैल की ये मीटिंग हुई,
19 अप्रैल में ये डिसाइड हुआ कि जितनी भी 3 तलाक पीड़िताएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन का काम रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से किया जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए कि रीता बहुगुणा जोशी को 25% कमीशन का इंतजार है और उन्होंने मुझे क्लियर अल्फाज में कहा है। तो वो चीजें हम नहीं चाहते। जवाब लेने दीजिए राकेश जी। राकेश जी जी देखिए समीर जी, 2-3 बातें अलग अलग आई हैं। एक तो कांग्रेस से मोहम्मद अली खान साहब ने कहा कि कांग्रेस 3 तलाक के पक्ष में है, गलत है। कपिल सिब्बल साहब 3 तलाक के विरोध में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। इस बात को वो कपिल सिब्बल साहब से पूछ करके आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 3 तलाक पे मैंने पहले ही कहा कि मेजोरिटी का आप सही कह रहे हैं, मगर सलमान खुर्शीद साहब जो अहमद कोर्ट के उनकी पोजीशन कांग्रेस ने आके कहा कि हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब खान साहब सुन लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं उंगली उठा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बातें कहना कि भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में थी, ये गलत है। मैं इससे पहले भी डिबेट में बैठा हूं, मैंने बहुत क्लियरली, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियल स्टैंड रखता हूं, और मैंने क्लियरली उस समय भी कहा था कि पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। किसी भी कानून को बनाने से पहले राजनीतिक दल बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। सर्वदलीय बैठक की भी जरूरत पड़ती है तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है। ये एक ऐसा मसला है जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर हम बैठ करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को बिना चोट पहुंचाए एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे मुस्लिम महिलाओं को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की छूट किसी को भी ना मिले। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, मुख्तार अब्बास नकवी जी जो इस विशेष तौर के अल्पसंख्यक मंत्रालय देखते हैं, उन्होंने उसी दिन प्रतिक्रिया में कहा था कि हम राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे और कानून बनाने की प्रक्रिया संसद में होती है, संसद में आने वाले समय में इस पर विचार विमर्श होगा। हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, हमने कभी मना नहीं किया है और हम ना आज पीछे हट रहे हैं, ना हमारे स्टैंड में कोई परिवर्तन आया है। 3 तलाक के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी स्पष्ट राय रखी है। हमेशा संकट की घड़ी रही है कांग्रेस के लिए कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे, कैसे तुष्टीकरण भी हमारा हो जाए और कैसे हम बहुसंख्यक हिंदू समाज को भी देखते रहे, कैसे हम न्याय का पक्ष भी ले लें और कैसे अन्यायी कठमुल्लों के पक्ष में भी खड़े रहे। देखिए, ये संकट कांग्रेस के लिए रहा है, वो संकट अब भी दिख रहा है। आप इस डिबेट में मोहम्मद अली खान साहब से देख लीजिए, स्पष्ट व्यू नहीं रख सकते हैं वो कि वो 3 तलाक के मसले पर स्पष्ट व्यू पार्टी का क्या है, क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट व्यू रखा ही नहीं है। उनके प्रवक्ताओं के लिए संकट होता है, समस्या होती है। कपिल सिब्बल खान साहब, ये दिक्कत है क्या? सलमान खुर्शीद ये दिक्कत है क्या? पैरवी कुछ और करते हैं, पार्टी आकर के बयान बाहर कुछ और देती है। जैसे अदालत के फैसले से पहले ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए, ये आपके किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा। मैं समझ गया आपका सवाल, आपके किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा। वैसे अब आप इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, अब सरकार जो है वो कानून बना दे, तब आप कुछ बोलेंगे। जिस दिन ये फैसला आया, जिस दिन ये मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं भी हमारे नेताओं के साथ डायस पे ही था। मुझे याद है हमने क्या कहा था। हमने स्वागत किया था इस जजमेंट का। हमने कहा था कांग्रेस की हमेशा यही राय रही है कि ट्रिपल तलाक जो है बैन होना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है। और हमने उन जजमेंट्स में से वो जो पोर्शन थे जिसको हम समर्थन देते और जो हमारी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते, वो बाकायदा उस आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया था। तो ये तो जजमेंट के आने के आधे घंटे के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूं। हमारी लाइन एक ही रही है। मैं जानता हूं कांग्रेस का इतिहास क्या है, मैं ये भी जानता हूं कि आज की कांग्रेस का स्टैंड क्या है। इसीलिए मैंने आरएसएस की मिसाल दी कि आरएसएस का जो तब स्टैंड था, अगर आज उस पे हम इन्हें लगाने लगे ये तो बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। मेरा कहने का मकसद वही था। आप भी जानते हैं पार्टियां इवॉल्व करती हैं, उसके मेंबर्स इवॉल्व करते हैं। आज जो व्यू नहीं दिखा पाएंगे, हमारा 100% जो है 100% हमारा महिलाओं के हित में है। अरे जनाब, कांग्रेस ने जितना देश के लिए किया ना, आज जो आप यहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं, कानून के पास है। अगर बीजेपी अगर प्रस्ताव लेकर आती है, विधेयक पेश करती है, तो कांग्रेस होने वाले एक चुनावों का खत्म नहीं होगा। मान लिया मुसलमान जैसे नेता नहीं चाहिए उनके लिए बोलने के लिए। आजादी के नाम पे मुसलमानों के साथ काबिल है अपनी आवाज उठाने की। आजादी नहीं दी, 10 लाख कत्ल के ऊपर आपने विभाजन दिया भारत को। आपने एक ऐसे देश को विभाजन कर दिया जो कोई उसमें 10 लाख कत्ल हुए थे। ये है कांग्रेस का इतिहास। आप क्या बताएंगे? ठीक है, जवाब हो गया, जवाब हो गया। रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, ये बताइए कि जो लोग सरकार की मंशा पर इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि गुजरात इलेक्शन चल रहा है, इसलिए ट्रिपल तलाक पर कानून के मुद्दे को हवा दी जा रही है, इस लॉजिक में आपको दम नजर आ रहा है क्या कुछ? मोहम्मद अली खान साहब सुनिए ना दूसरों को। जी। जिलानी भाई एक मिनट, जिलानी भाई, समीर भाई, देखिए मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी मदर टेरेसा का अवतार नहीं है।
वो एक पॉलिटिकल आदमी हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में लीडर्स को यह अधिकार है कि वो अपनी सामाजिक, पॉलिटिकल, सोशल पॉलिसीज को मार्केट करे, उसको उससे फायदा उठाए, उससे वोट ले और सत्ता में बना रहे, ये उसका राइट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, आप जानते हैं समीर भाई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई हो, जब ये मुस्लिम औरत के हित की बात करते हैं तो मुझे बहुत झूठा, बहुत बेमानी लगती है। अब नरेंद्र मोदी ड्रामा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं इन बातों में कंसर्न्ड नहीं हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द मीन्स, आई एम इंटरेस्टेड इन द एंड। मैं ये देख रहा हूं कि भले ये पॉलिटिक्स हो, भले ये ड्रामा हो, कुछ भी हो, अगर ये ड्रामा भी है तो मैं इसका वेलकम करता हूं कि एंड में मेरी औरतों को, मेरी बहनों को इससे राहत मिलेगी। और अगर इससे उनका पॉलिटिकल फायदा होता है तो वेरी गुड, होता रहना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी सोशल पॉलिसी लानी चाहिए, उसको मार्केट करना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए और उसके अगेंस्ट में वोट लेके सत्ता में बने रहना चाहिए। ठीक है, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर कि कानून लाने की बात हो रही है, किस तरह का कानून आ सकता है? ट्रिपल तलाक जो लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी अगर देते हैं तो उनको क्या सजा होनी चाहिए, क्या हो सकती है, इस पर लोग जानना चाहते हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो केस फाइल हुआ था और केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, ये सिर्फ 3 तलाक को लेकर के नहीं था, ये 3 तलाक को लेकर के था, पॉलीगैमी को लेकर के था और निकाह हलाला को लेकर के था। तो क्योंकि उस टाइम सिर्फ 3 तलाक पर ही बहस हुई है, 3 तलाक पर सुनवाई हुई है, जजमेंट भी उसी पर आया है। लेकिन मेरा बीजेपी से कहना यह है कि जब इस पर कानून बनाया जाए तो इन तीनों इश्यूज का ध्यान रखा जाए, निकाह हलाला का, पॉलीगैमी का और 3 तलाक का। रही बात कि कानून क्या फ्रेम होगा, हमारे सामने खुली किताब है हमारा कलाम पाक। कलाम पाक में हर चीज बहुत क्लियर दी हुई है। सूरह तलाक पढ़ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि तलाक का क्या तरीका है। उसमें मीडिएशन की बात है, उसमें औरत को घर से ना निकालने की बात है, उसके सारे हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी जो है वो उसके शौहर पर आयद की गई है। तो वो, और जो तलाक प्रोनाउंस करने का राइट सिर्फ उसके आदमी को है, लेकिन तलाक का डिक्लेरेशन जो है वो आर्बिट्रेटर्स को या कोर्ट को है। वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए और ये टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरत जो है वो कोर्ट में गई और वो 4-5 साल के लिए बाउंड हो गई। ये बहुत जल्दी, बहुत ही इसको स्पीडी रेमेडी मिल जानी चाहिए, या तो इधर या इधर। इसी वजह से मौलाना सक्सेसफुल है अपनी दारुल कज़ा चलाने में कि औरत को जो है सस्ता न्याय मिल जाता है। वक्त हमारे पास कम है फरा जी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो लोग ट्रिपल तलाक दे रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और कानून अगर बनता है तो कितनी सजा का प्रावधान हो सकता है, क्या उम्मीद है, उस पर मैं चाहूंगा आपकी राय। देखिए, इसमें मिनिमम 7 इयर्स के जो इम्प्रिजनमेंट है उसका प्रोविजन होना चाहिए। जब तक इतना नहीं होगा तब तक किसी में, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक क्या प्रावधान? ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायलेशन है। और उसमें उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, वो डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती है। औरत के पास इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती समीर भाई आज की डेट में। और अगर पॉलीगैमी वाली हम बात करें तो जिस तरह से बाकी सारी कम्युनिटी की औरतों को जो है 494 में बाईगैमी के लिए पनिशमेंट किया जाता है उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने पर, इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में भी होना चाहिए। ये सारे प्रोविजंस हो जाएंगे तो औरत सेफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे योगी ने अनाउंस किया था कि 110 फैमिली कोर्ट हम ला रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो बीजेपी कर रही है, जैसा भी नहीं रिजवान साहब ने भी कहा था कि ये मन लुभाने वाली बात भी हो सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ना होकर के रहे, इस पर बयानबाजी सिर्फ नहीं होगी ना, होगा ना, कानून बनेगा ना। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा। कानून बनेगा ना, मैं बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच साथ देगा मुस्लिम महिलाओं का ना, और उनको धन्यवाद करूंगा। एक बात कही थी, उस बात को मौजूदा सरकार इंप्लीमेंट करने जा रही है। देखिए, जो सरकार ने वादा किया है, क्यों हम लोग साथ हैं, क्यों मोदी जी पे विश्वास करने का दिल करता है। मैं रिजवान भाई की बात को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो जो कहते हैं, उन्होंने अगर सबका साथ सबका विकास की बात कही है तो वो खरे उतर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। देखिए, और मेरी 10 सेकंड में मैं जो हिंदुस्तान के मुफ्ती मौलाना जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप टीवी पे उन मौलानाओं को भेजिए जो अपनी बात को सही तरीके से रखें, ना उनकी तरह ना भेजें प्लीज। जो अभी आपके साथ हुआ है कि उन्होंने
डिबेट छोड़ के वो भाग गए। और कहीं ना कहीं ये सवाल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पे भी है, दारुल उलूम देवबंद पे भी है, और मैं उन तमाम वहां के मुफ्तियों से मेरी गुजारिश है कि आप इन जैसे लोगों को ना भेजें। समीर भाई 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड समीर भाई, 10 सेकंड ही है। समीर भाई आपको याद होगा उस दिन जब ऑर्डर आया था अगस्त में, तो मैंने आपसे कहा था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपको याद हो। और आज बतौर प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको और आपके व्यूअर्स को, इसमें कभी भी किसी मुसलमान को सजा नहीं होगी, आदमी को फायदा यह होगा कि ट्रिपल तलाक वो अपनी रिवर्ट कर लेगा। जैसी औरत थाने जाके FIR लगाएगी और वो पुलिस घर आएगी, वो ये कह देगा मैंने तो ट्रिपल तलाक दी नहीं, तो इसमें सजा नहीं होगी, फायदा ये होगा कि औरत की जो ट्रिपल तलाक है वो रिवर्ट हो जाएगी। फराह जी 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 होगा क्या ऐसा? वो डिनाई कर देगा, वो कहेगा मैंने दी नहीं। वो कहेगा मैंने दी नहीं, कहेगा मैंने दी नहीं, वो घर में रहो मेरे, वो ये कहेगा मेरे घर में रहो। उसके लिए काउंसिल का नहीं, उसके लिए काउंसिल का प्रोविजन होना चाहिए। अगर किसी को तलाक चाहिए तो वो कोर्ट में बाकायदा फाइल करे, ऐसे नहीं कि उसने प्रोनाउंस कर दिया और वो चलिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, एक घंटे की डिबेट में सारे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि व्यूअर्स तक बहुत कुछ पहुंच गया होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहनों के हक में ये जो बिल्कुल आया है, इतनी बड़ी चीज जो मौजूदा सरकार कर रही जी, उसका स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए बिल्कुल हिंदुस्तान के लोगों को। बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस वक्त, ये हमारी बहनों के कम से कम ये मामला पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहिए, मैं ये कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मोहम्मद अली खान साहब, राकेश त्रिपाठी जी, यासिर जिलानी, फराह फैज और रिजवान अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक नए टॉपिक पर नए डिबेट के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ETV उर्दू।